एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क पे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेट फोर्स पूछा था, नेट ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ पूछा था? सेंटर पे। क्या ये रेगुलर पॉलीगन है? क्या ये सिमेट्रिकल रेगुलर पॉलीगन है? इसका मतलब आंसर 0 नहीं आएगा। यहाँ एम मास था, यहाँ एम था, यहाँ पे कितना था? 2m, और सेंटर पे एम नॉट मास था, ये एम नॉट। अच्छा, ये डिस्टेंस ए दे रखी थी। अच्छा ये बताइए, अगर मान लो यहाँ एम होता तो आंसर कितना आता? फिर एक काम करते हैं, हम इस 2m को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, m प्लस, सबको मालूम है ये m प्लस m। ये जो सिस्टम होगा यहाँ रिजल्टेंट कितना देगा? तो जो डायग्राम अब बच गया उसको बना लेते हैं। यहाँ m नॉट और यहाँ कौन सा मास बचेगा? m। ये डिस्टेंस बता सकते, डिस्टेंस कितनी होगी? a बाई रूट 3, a बाई रूट 3। अब किस क्रॉस लगा दे, ये m मास इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कहां अट्रैक्ट करेगा? ये ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना आ गया यहाँ पे? G m m नॉट डिवाइड बाय a बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, 3g m नॉट अपॉन a स्क्वायर। आंसर ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो। अभी चेक करते बेटा, ये m नॉट, इधर 2m, 3m और 4m। अब जो भी चीज याद करके इसको एक बार समझ लेना। यहाँ पे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी? अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? माइनस करके। क्या ये दोनों डिस्टेंस सेम है क्या? तो सिर्फ मास को हम हटा कैंसिल कर सकते हैं। फिर ये बात क्लियर हो रही सभी को? तो इसका एक m मास का इफेक्ट और इसके एक m मास के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। याद है, हम हटा दें यहाँ। वैसे ये 2m इसको कैंसिल कर दे, कितना बचेगा? यहाँ पे जो मास बच गए हैं वो डायग्राम बना रहा हूं। यहां कितना मास बच जाएगा? 2m। और यहां कितना मास बच जाएगा? 2m। ये डिस्टेंस बता सकते हैं, डिस्टेंस कितनी होगी? अगर ये a है तो a बाई, और इधर भी a बाई। हाँ जी, जिस पर फोर्स निकालना, किस पर निकालना है? m नॉट पे क्रॉस लगा दें। कितने फोर्स आएंगे? एक तो आएगा इधर F फोर्स बोल दूं। F फोर्स के अंदर कौन कौन से मास आएंगे? m नॉट, a बाई रो 2। ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स से लगा दिया अट्रैक्ट वाला। इधर भी मास m नॉट, 2m और मतलब ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में कैसे होंगे? रिजल्टेंट बता सकते हैं कितना आएगा? √2f। तो F ग्रेविटेशन फोर्स कितना आएगा? √2f। और F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? G 2m m नॉट अपॉन a बाई √2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे 4√2 G m नॉट अपॉन a स्क्वायर। क्लियर है? इसके 4 कॉर्नर पर मास m दे रखे थे, 5वें कॉर्नर पर मास नहीं दे रखा था, और सेंटर पे मास m नॉट था, और ये डिस्टेंस आपको दे रखी थी a। ठीक है। अच्छा ये बताइए, इन सभी का रिजल्टेंट 0 कब आता? जब मैं मास मान के चलते। ठीक है। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, यहां एक मास मान m मास मान लेते हैं। इन चारों का रिजल्टेंट जो भी आ रहा होगा, इन चारों का जो रिजल्टेंट आ रहा होगा, वो रिजल्टेंट इसके फोर्स को क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा, है ना। इसको ऐसे समझ लेना, ये सभी मास यहां पर फोर्स एग्जिट करेंगे, तो
तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस F5 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। ये 0 कब आएगा? जब यह मास होता। तो ये कंसेप्ट आता। अब ये मास नहीं है यहां पे, उसका मतलब इन चारों का रिजल्टेंट चाहिए और इन चारों रिजल्टेंट के बराबर आ जाएगा। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F5 वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो F5 के रिजल्टेंट के बराबर आएगा। मतलब इस मास, यहां अगर मास होता, यहां अगर मास होता तो उस मास के फोर्स के बराबर इन चारों का रिजल्टेंट आएगा। क्लियर? अब इसका फोर्स हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा? Gm अपॉन ए स्क्वायर, आंसर। और ऐसे समझना, अगर मैं इस m मास को यहां रखता हूं तो यहां रिजल्ट, और दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कब होता है? जब दोनों अपोजिट हो। तो क्या काम करो, इन चारों का फोर्स एक मान लो, इन चारों का रिजल्टेंट एक मान ले और इसका फोर्स दूसरा मान लेते हैं। तो दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट। तो इन चारों का रिजल्टेंट इसके अकेले के फोर्स के बराबर आएगा, तभी तो रिजल्टेंट 0 आएगा। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट आ जाओ, एक और क्वेश्चन देखो। एक हॉलो स्फीयर है, इसके अंदर एक पॉइंट है P जिस पर इंटेंसिटी I2, हॉलो स्फीयर। देन फाइंड I1 बाई I2। बोर्ड पर ध्यान देना, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ये मैंने बता भी दिया था आपको। हॉलो स्फीयर है तो इसका अंदर इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 0। और किसी अंदर P पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी दे रखी है? 2। एक I1 और एक I2। I1 किस वाले पार्ट की है? अपर वाले पार्ट की है, और I2 नीचे वाले पार्ट की है। और दोनों की इंटेंसिटी का रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? हम जानते हैं होलो स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी कितनी होती है? 0। तो दोनों का रिजल्टेंट भी क्या होना चाहिए? 0। दोनों का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन। तो ये कब पॉसिबल है? I inside is equal to 0, so I1 must be equal to I2 is equal to आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें बेटा, एक बार बाद में लिख लेना एक साथ, क्वेश्चन समझ लो। सिर्फ लिखने से टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे ना, समझना जरूरी। पहले समझ लो, फिर लिखने का टाइम दे दूंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें। ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m और रेडियस कैपिटल R। इसके सेंटर से R/2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m मास। आपसे पूछा है फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन पूछ लिया। कितने मास है यहां पे? 2, एक तो कैपिटल M और एक स्मॉल m। हमें ग्रेविटेशन फोर्स पूछा, कितना सिंपल है, Gm1m2 बाई R स्क्वायर। Gm2 बाई R स्क्वायर नहीं कर सकते? अच्छा, क्या अंदर 0 होगा? सॉलिड है कि हॉलो है? तो अंदर 0 नहीं होगा, अंदर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। निकाल सकते हैं? अब देखो फॉर्मूला क्या लगा देते, I इज इक्वल टू क्या लिख देते? Fg बाई M लिखते थे। तो Fg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? M इंटू I आ जाएगा। क्या हमें इनसाइड I पता है क्या? तो इनसाइड I पता है तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना आ जाएगा? मास कितना इसका? M, और अंदर इंटेंसिटी क्या होती है? G कैपिटल M अपॉन R क्यूब इंटू स्मॉल r। स्मॉल r कितना है? R/2। ये आंसर हो गया। सिंपल से क्वेश्चन है जो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक और देखो सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन सुनना, बोर्ड पे ध्यान दो। दो मास है, सेम मास है M और M, दोनों
अट्रैक्शन फोर्स से, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स से सर्कुलर पाथ पे, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है सभी को? दोनों का जो सर्कल है उसका सेंटर सेम है, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों जो घूम रहे हैं उसके लिए जो सेंटीमीटर फोर्स चाहिए वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फाइंड लीनियर स्पीड, फाइंड एंगुलर स्पीड, फाइंड टाइम पीरियड। ये 3 चीज पूछ सकता है ना। तो तीनों का तरीका सेम ही है। क्या काम करना होता है? नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और एम ओमेगा स्क्वायर बाई एम ओमेगा स्क्वायर आर कब? जब ओमेगा पूछे, और जब टाइम पीरियड पूछे तब भी ये सॉल्व करना है। समझ में आ गया? मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज इसे इतना से रहा हूं, फाइंड स्पीड, ओमेगा एंड टाइम पीरियड, ठीक है। तीनों फाइंड नहीं करना है, सिर्फ फाइंड आपको सिर्फ वी ही करना है। बस याद रखना ये तीनों चीज पूछी जा सकती है। क्लियर है? सॉल्व कर सकते हो? हाँ, सॉल्व कर लो इसको। एक और क्वेश्चन दूंगा इसके साथ साथ। सभी
है बेटा? इसका सॉल्व किया इसको। इसमें जो सिली मिस्टेक होती है वो जगह बता देता हूं। यहाँ पे एक ही फोर्स लगेगा इस पर, ग्रेविटेशन फोर्स, और यही ग्रेविटेशन फोर्स क्या प्रोवाइड करवाएगा? सेंटीमीटर फोर्स, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है। अच्छा, इधर भी आर आता है, इधर भी आर आता है, दोनों आर अलग अलग होंगे। बस ये याद रखना कि दोनों आर अलग अलग होंगे। हाँ जी, यहां फॉर्मूला बोलो क्या आएगा? जी एम इंटू एम डिवाइड बाय, हाँ, जो डिस्टेंस है वो आएगी। डिस्टेंस कितनी? स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये आर क्या है? रेडियस। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो? अंडर रूट जी एम अपॉन 4r। आंसर क्लियर? अरे मान लो अगर ओमेगा पूछता तो यहां क्या ले देते? एम ओमेगा स्क्वायर आर, सॉल्व करते आंसर आ जाता। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन ये रहा, और यहां पर आपको ओमेगा फाइंड करना है। वी फाइंड करना सीख गए, ओमेगा फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, बस अब क्या बना दिया? इक्विलेटर ट्रायंगल दे रखा है, इसको मैं ए बोल देता हूं। यहां पे इक्विलेटर ट्रायंगल दे रखा है, बोर्ड पर ध्यान दो। ये जो इक्विलेटर ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर किस पाथ पर है? सर्कुलर पाथ पे। आपसे पूछा इनका ओमेगा फाइंड करना, निकाल सकते हैं? क्या काम करना पड़ेगा? किसी एक मास पर नेट फोर्स निकाल दें। अब यहाँ कितने फोर्स लग रहे हैं? एक कि दो? ये भी खींचेगा इसको अपनी तरफ। क्या ये फोर्स सेम होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे? सेम क्यों होंगे? मास का मल्टीप्लाई सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा? रिजल्टेंट √3f। तो √3 रिजल्टेंट जो फोर्स है, फोर्स मतलब एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जिस मास पर हमने, जिस मास का हमें ओमेगा फाइंड करना है, तीनों मास सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर मास डिफरेंट डिफरेंट दिया दे जाए तब थोड़ा फर्क पड़ सकता है। ठीक है। हाँ जी, √3f, एफ की वैल्यू बतानी है। एफ जी एम इंटू एम डिवाइड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर, डिस्टेंस यही है, इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। आर क्या है? आर है रेडियस, रेडियस कितनी जाएगी? ए बाई √3, ए बाई, इसको इधर भेज दो। √3 से इंटू √3 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3, और एक एम से एक हम कैंसिल कर दें, ए क्यूब इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 3gm अपॉन ए क्यूब। ठीक है। एनी डाउट? ये सर्कुलर प्लस ग्रेविटेशन, ये तो आपने सॉल्व भी किया होगा, है ना? पर वहां पर साथ फोर्स पूछा था, इंटेंसिटी पूछी थी? फोर्स पूछा था।
हाँ जी, सॉल्व आधा उधर पे, ये ओरिजिन पे इंटेंसिटी, इन सभी मास की इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम आएगी, डिफरेंट आएगी? सभी अपनी अपनी ठीक है, क्या चीज कॉमन आ गया? जी एम कॉमन, 1+1/4 +1/16 अप टू इंफिनिटी। कौन सी सीरीज? जीपी सीरीज। जीपी सीरीज वो भी कैसी? इनफाइनाइट जीपी सीरीज। फॉर्मूला ए अपॉन 1 - आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। ए बताओ कितना इसका? 1। कॉमन रेशियो 1/4। सॉल्व करेंगे 4/3 GM। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई। अच्छा, बाई चांस यहां पर कोई मास रखा होता एम नॉट, नहीं, या ओरिजिन पे मास रखा होता एम नॉट, एम नॉट मास रखा था, उस एम नॉट मास पे ग्रेविटेशन निकाल ली, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे? फोर्स आ जाएगा। क्लियर? अब ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बोल सकते हैं इसको, इसलिए इसको बोर्ड पर ध्यान देना। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या कह रखा है? अ स्फीयर ऑफ डायमीटर कैपिटल आर इज कट फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर एज शोन इन फिगर। सबको नजर आ रहा है? पहले इस कंप्लीट स्फीयर का मास कितना था? एम। रेडियस कितनी थी? इसमें से हमने एक पार्ट का कर दिया, कट कर दिया। कट किया पार्ट नजर आ रहा है सभी को? इसकी डायमीटर कितना है? आर है? नहीं है? है क्या? एम ही रहेगा, चेंज जाएगा? तो आपसे पूछा रिमेनिंग बॉडी का इस एम मास फोर्स लगेगा, ये निकालना है। अब ग्रेविटेशन फोर्स निकालने के लिए G m1m2/r² किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट मास के लिए और स्फेरिकल बॉडी के लिए लगा सकते हैं। तो क्या काम करूं? इसको सेंटर मास निकाल लू, सेंटर मास निकाल के इस पूरी बॉडी को सेंटर मास में मान ले और सॉल्व कर आंसर आ जाएगा। गलत तरीका है, ये सिमेट्रिकल है ही नहीं। सिमेट्रिकल नहीं है तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ट्रीट नहीं कर सकते। मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? स्फेरिकल देखते ही तुरंत सेंटर पर नहीं मानना है, ठीक है? स्फेरिकल देखते ही उसको तुरंत नहीं मानना है। आपको अभी सेंटर मास पढ़ लिया क्या? तो आपको सेंटर मास निकलना आता ही होगा इसका, और तो अभी तो बिल्कुल तुरंत दौड़ रहा होगा दिमाग में सेंटर मास, है ना? A1 V1 वो वाला फॉर्मूला, V1 x1 - V2 x2 अपॉन x1 - V1 - V2, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। वो गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है? क्योंकि जो रिमेनिंग बॉडी है वो सिमेट्रिकल नहीं है, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड मास ज्यादा, राइट हैंड साइड मास, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो सुनना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखें। बेटे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मैं माइक की आवाज कम कर दूं। हाँ, वो बाहर से हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे टॉपिक छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं माइक दूर कर देता हूँ और थोड़ा धीरे बोल लेता हूँ, 2-3 मिनट के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद फिर बाद आवाज कम करा देंगे। अब आ जाओ, इसको पहले हम कंप्लीट स्फीयर मान लेते हैं, ध्यान से सुनना। कंप्लीट स्फीयर मान लिया, मान लिया कंप्लीट स्फीयर। क्या ये कंप्लीट स्फीयर सिमेट्रिक है? ये फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन बताओ क्या आएगी इस पर? डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड ही आएगी। ये कंप्लीट स्फीयर इस मास पर जो फोर्स लगाएगा वो अपनी तरफ ही लग, इसको बोल देते हैं एफ कंप्लीट, ठीक है? अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ रिमेनिंग बॉडी, ये सॉरी, ये रिमूव बॉडी का अगर चेक करूं, सिर्फ रिमूव बॉडी को चेक करें, क्या रिमूव बॉडी सिमेट्रिकल स्फीयर है? ये भी इस पे फोर्स लगाएगा? किस डायरेक्शन लगाएगा? सेम डायरेक्शन लगाएगा। ये कौन सा फोर्स आ गया?
रिमूव बॉडी का फोर्स है। हाँ, ये किसका फोर्स है? रिमूव बॉडी का फोर्स है। ये इधर ही लगा रही है, और जिसको मैं रिमूव करने वाला हूं वो भी फोर्स कहां लगा रहा होगा? इधर लगा रहा होगा। जब मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो वो फोर्स लगाया क्या? क्या कंप्लीट बॉडी में ये जो फोर्स कंप्लीट लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, जो फोर्स कंप्लीट लिखा हुआ है उसमें ये पार्ट आ चुका है क्या? ये पार्ट आ चुका है, और मैंने इसका सेपरेट भी निकाल लिया है, क्योंकि मेरे को इसका सेपरेट निकालना आता है। क्योंकि जो इसका मैं सेपरेट निकालूंगा उस केस में ये खुद कैसा है? सिमेट्रिकल है, तो इसका हम निकाल सकते हैं। तो मुझे कंप्लीट का भी पता है, रिमूव का भी पता है, फिर क्या काम करेंगे रिमेनिंग के लिए? माइनस क्यों करना है पहले ये बताओ? क्योंकि कंप्लीट कंप्लीट की डायरेक्शन भी इधर है और रिमूव की डायरेक्शन, और कंप्लीट में रिमूव ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको हटा देंगे। क्लियर है? एनी डाउट? अब सॉल्व कर रहा हूं, बताते रहना। पहले मैं कंप्लीट का निकाल रहा हूं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अब, क्योंकि हमें अब कंसेप्ट पता चल चुका है। कंप्लीट स्फीयर, आज आंसर बोलना, कहां माने इसको? सेंट्रल माने? आज बोल के आएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिस्टेंस का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर एम अपॉन 4r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर एफ रिमूव। अब ध्यान से सुनना, रिमूव के अंदर मास पता नहीं है, मास निकालना पड़ेगा। मास किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे। इसकी रेडियस कितनी है? r/2 रेडियस। इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस कितने टाइम्स हो गई? हाफ टाइम्स। तो वॉल्यूम कितने टाइम्स? 1/8 टाइम्स। ओहो, गड़बड़ काम। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, कंप्लीट वाले की रेडियस कितनी है? आर। रिमूव वाले पार्ट की रेडियस, अगर रेडियस हाफ करूंगा तो मास कितने टाइम्स हो जाएगा? 1/8 टाइम्स। तो कंप्लीट का मास, रिमूव का मास, मास रिमूव कितना हो जाएगा? m/8। बेटा इसकी प्रैक्टिस कर चुके इसलिए मैं इसको एक लाइन में बता रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, अब बताओ। इस रिमूव वाले पार्ट का हमें फोर्स निकालना है। कहां मानू इसको? सेंटर मानू इसके? इसका सेंटर कहां आएगा? इसके ज्योमेट्री का सेंटर पे यहां जाएगा। ये डिस्टेंस बता सकते हो कितनी होगी? ये तो r/2, और ये कितना है? r। हाँ, बोलते चलना, g इंटू स्मॉल एम अपॉन 3r/2 का होल स्क्वायर। आज क्या आएगा? g कैपिटल एम स्मॉल 9r स्क्वायर, सॉरी 9r स्क्वायर, और 4 ऊपर चल जाएगा, 2 आ जाएगा, 18 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अरे ये खतरनाक कैलकुलेशन थी क्या? कर लोगे ना ये? अब क्या काम करना है? माइनस करना है। एफ रिमेनिंग इज इक्वल टू एफ कंप्लीट माइनस एफ रिमूव। ये हम पता कई बार करते हैं, ये वाला कंसेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं ना, उसमें भी ये कंसेप्ट आता है। जो ट्रंकेटेड सिस्टम होता है उसमें भी ये कंसेप्ट लगाता है। जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 4r स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 18r स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे? 9 - 2 7/36 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई r स्क्वायर आंसर। अब अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसमें सबसे टफ अगर बात करें तो यही है। इसकी कैलकुलेशन टफ आ सकती है। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान देना। मैं हल्का सा इसमें चेंजेस, घर पे जाओ प्रैक्टिस कर देगा, वो भी इलिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस करना चाहो और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मास को यहां से उठा के यहां रख दूं, ये मास यहां से उठा के यहां रख दें, यहां से 8, यहां सेंटर से 2r डिस्टेंस पे यहां रख दो। ठीक है, क्वेश्चन सेम है पर आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, और सुनना, ये स्फेयर नहीं है, डिस्क है। ये स्फेयर नहीं है, डिस्क है, यहां फर्क पड़ जाएगा। समझ आ गया ना? तो इसमें खूब सारे वैरायटी बना सकते हैं, तो आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? और अगर आपको चेक कराना, मुझे चेक करवा लेना। क्लियर है? नोट डाउन करो।
ठीक है। देखो एक होमवर्क पे क्वेश्चन दिया है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करोगे, ठीक है, फेमस क्वेश्चन है। देखो सुन लो एक बार, इसको सॉल्व तुम खुद करना होमवर्क पे, कल मुझे इसका आंसर बता देना। फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर, पी पॉइंट कहां होगा वो इंटेंसिटी फाइंड करें। नेट इंटेंसिटी मतलब उस पर एक नहीं, एक से ज्यादा इंटेंसिटी मिल रही होगी, ठीक है। इफ आर इज इक्वल टू 5 इज आर, बड़ा बड़ा मजा आएगा अगर आर को अपना रेडियस बोला तो। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, पता है नहीं, मैंने आपको पहले बोला था ये नाम कभी नहीं देगा, खुद को सोचना है, ठीक है। अच्छा, ये 3 पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी। पहले आर इक्वल टू 5a/2 पे निकालेंगे, फिर 3a/2 पे, फिर a/2 पे, मतलब कितने क्वेश्चन हो गए, 3। उसके लिए फर्स्ट डायग्राम देखो ये दे रखा है। स्फीयर कैसे है, स्फेरिकल शेल मतलब हॉलो स्फीयर। अंदर वाले मास कितना है m1, उसकी रेडियस कितनी है a, उसका मास m2 और रेडियस 2a, ठीक है। अच्छा, इस सिस्टम के लिए हमें इन 3 पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी फाइंड करनी है। पहला पॉइंट क्या है, 5a/2। 5a/2 मतलब कितना, 2.5a। 2.5a कहां होगा, यहां कहीं होगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्लियर है। वैसे 3a/2 a/2 के लिए सॉल्व कर लोगे, ये दोनों हॉलो है, एक बाहर वाला तो हॉलो है और अंदर वाला क्या, क्लियर है, सपोज में आ चुका, कर लोगे सॉल्व। मॉड्यूल डिस्कशन है ना, या तो एंड में करूंगा, ठीक है।
तो आप एक काम करना, जो भी आपके डाउट अभी आ रहे हो, मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो ना, जो डाउट है मुझे तुरंत काउंटर पे पूछ लेना, ठीक है। अगर बाई चांस टाइम नहीं मिल पाया तो मैं मॉड्यूल डिस्कशन भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ, अगर भाई ये कंप्लीट पढ़ाने में लेक्चर कंप्लीट हो गए, मैं बाई चांस नहीं हो पाया, टेस्ट से पहले नहीं हो पाया, टेस्ट में पोर्शन मेरा अभी नहीं आ रहा है, अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मत बोल दिया। हाँ ठीक है, टेस्ट में पोर्शन नहीं है, तो उसके बाद जो होगा, टेस्ट के बाद में होगा, तो टेस्ट के बाद मेरी क्लास शायद तक होगी नहीं, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट वीक में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ कुछ ज्यादा बचेगा नहीं इसमें। मेनली आपको पता है 2 ही टॉपिक है, कैपिलर्स लॉ और सैटेलाइट मोशन, उस पर फोकस करना मैं ज्यादा, ठीक है। बाकी पोर्शन तो ये जो पढ़ा रहा हूँ ना अभी मैं, ये आप वापस पढ़ोगे, सेम क्वेश्चन वापस पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो होमवर्क पे दिया है ना उसमें तो और मिलेंगे क्वेश्चन, पे ले जाओगे कितना वर्डन करना पड़ेगा, वो सारे क्वेश्चन आएंगे वहां पे, तो ये चीज ज्यादा नहीं है। तो जो मेरे को मेन टॉपिक पढ़ाना है उस पर हम फोकस ज्यादा करेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मॉड्यूल डिस्कशन हो सकता है क्लास में नहीं हो पाए, क्योंकि नेक्स्ट वीक कंप्लीट करने के बाद में उसके नेक्स्ट वीक मेरे को क्लास शायद तक नहीं मिलेगी। अगर बाई चांस क्लास मिलती है तो फिर मैं क्या काम करूंगा, जो बीच में अगर मैं हाफ एन आवर के लिए क्लास मिली तो उसमें आके मॉड्यूल डिस्कस कर लूंगा, उसके लिए पहले अनाउंसमेंट कर दूंगा। लेकिन मैं इन सब चीजों को साइड में रखते हुए बोल रहा हूँ, कोई डाउट आ रहा है तो आप तुरंत मुझ पर काउंटर पे आओ और मुझसे पूछ लो, ठीक है। थोड़ा लिखने की स्पीड बढ़ा देना बेटा, लिखने की स्पीड बढ़ाओगे तो टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर मॉड्यूल डिस्कशन में साथ में कर लेंगे। स्टार्ट करें। अगला टॉपिक एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पर स्टार लगा देना। प्योर ग्रेविटेशन चैप्टर का पहला पॉइंट है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इसी टॉपिक, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे बनते हैं। क्वेश्चन सुनना क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन ग्रेविटी बोल दो एक ही चीज है, पर किसी पॉइंट पर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। किस पॉइंट पर, ध्यान से सुनना, अगर एक पॉइंट मास दूसरे मास पर फोर्स लगाता है तो उसको कभी ग्रेविटी नहीं बोल सकते, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी किसके लिए डिफाइन करते हैं, जिसका मास बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट, प्लैनेट के लिए हम जो ग्रेविटेशन फोर्स वो किसी बॉडी पे लगाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, क्या उसकी ग्रेविटी है। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटी डिफाइन नहीं कर सकते, तो ग्रेविटी वर्ड किसको डिफाइन किया जाता है, जिसका मास बहुत ज्यादा हो। वो बहुत ज्यादा मास हमारे पास एग्जांपल के तौर पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, अर्थ। अर्थ का मास कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg, इतना सारा मास है, इसलिए हम उसको यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। और कोई हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसा है नहीं जिसका मास हम देख भी पाए, समझ भी पाए, या उसका ग्रेविटी फील भी कर पाए, ठीक। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मतलब है, एक कोई प्लेनेट है जिसका मास कितना दे रखा है m, रेडियस r, ये प्लेनेट का शेप कैसा लिखा हमने, सॉलिड, अर्थ को दिमाग में रखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास कितना है m0, ये मान के चल रहे हैं इस m0 पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो है इस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स। रिपीट कर रहा हूं, ये मान के चल रहे हैं कि इस m0 पर सिर्फ एक ही ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, किसका, इस प्लेनेट का, बाकी आसपास के फोर्स को नेग्लिजिबल में मान के चल रहे हैं। तो बताइए इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, एक ही लगेगा, कौन सा, ग्रेविटेशन फोर्स, ऐसे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, टूवर्ड सेंटर, ये ग्रेविटेशन फोर्स, नेट फोर्स ये है। और एक्सेलरेशन फाइंड करना आता है सभी को, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइड बाय मास, नेट फोर्स कितना आएगा, ग्रेविटी डिवाइड बाय मास कितना है m0, एफ जी की वैल्यू बोलो क्या आएगा, जी कैपिटल M m0 अपॉन r स्क्वायर डिवाइड बाय m0, m0 से m0 क्या आया, जी m बाई r स्क्वायर। अरे देखा देखा, इंटेंसिटी तो है ही, तो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कुछ नहीं, क्या है, इंटेंसिटी ही है, ठीक है। तो इसको यहां पॉइंट लिख देता हूं, इंटेंसिटी
ड्यू टू प्लैनेट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कोई नई चीज नहीं है, जो हमने अभी तक इंटेंसिटी पढ़ी है सॉलिड स्फीयर के लिए, वो इंटेंसिटी क्या बन जाएगी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस हमें एक स्पेसिफाइड प्लेनेट के लिए इसको पढ़ना है जिसका नाम है अर्थ। ठीक है, तो अर्थ के लिए पढ़ते हैं। ये हमने अर्थ ले लिया, अर्थ का मास ME और रेडियस RE। ठीक है, अजी अब आप बोर्ड पर ध्यान देना, क्योंकि अब थोड़ा सा बोलते हुए मैं लिखूंगा, आपको बोलने के साथ साथ ताकि याद हो जाए। ठीक है, हाँ जी, हमें इस अर्थ सिस्टम के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें सरफेस पर, सरफेस पे मुझे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है। निकाल सकते हैं? देखो मैं इसका लिखने का तरीका बता रहा हूं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस ये लिखा मैंने, सबको समझ में आया? ये मैं सब किसके लिए लिख रहा हूं? तो मैग्नीट्यूड मतलब कि मुझे यहां पर साइन नहीं चेक करना, और वो भी कहां निकलना है, सरफेस पे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस इज इक्वल टू आई सॉलिड एट सरफेस? ऐसा कह सकते हैं? अच्छा, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ, ये कितना आ जाएगा, आई सॉलिड ऑन सरफेस कितना होता है, GME अपॉन RE स्क्वायर। हमें इन तीनों की वैल्यू पता है, कैपिटल G की वैल्यू जानते हैं, मास की वैल्यू जानते हैं, R की वैल्यू जानते हैं, रखेंगे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को किस सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल g। ठीक है, स्मॉल g इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। रिपीट, g जो सिंबल है वो सिर्फ और सिर्फ कब है, जब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब, अर्थ सरफेस पर पूछा जाता है। क्लियर है? इस जी का नाम है हमारे पास में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। जी सिंबल है, जी सिंबल किसका सिंबल है, 9.8 का। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा अलग तरीके से, स्मॉल जी इज इक्वल टू, स्मॉल जी की वैल्यू क्या है 9.8 ME अपॉन RE स्क्वायर। ये मैंने आपको समझा है क्या चीज है। ठीक है, बाई चांस मान लो सरफेस पूछे तो निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब इसका रिवर्स ऑर्डर में जो मैं याद रखना वो लिख रहा हूं यहाँ पे, ये कंसेप्ट है, इसको याद रखने का तरीका। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, GME बाई RE स्क्वायर। ये मैंने मास के फॉर्म में बताया, अगर मैं डेंसिटी के फॉर्म में बताऊं तो लिखाया भी था 4/3 पाई G रो RE, ये आएगा। अर्थ के लिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड से अप्रोक्सीमेटली 10 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मालूम होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, हमें अर्थ का जी पता है कितना है 10, किसी और प्लेनेट का पूछ लेगा। आपसे पूछेगा भाई एक प्लेनेट है जिसका मास अर्थ के मास का 10 टाइम्स है, जिसकी रेडियस अर्थ की रेडियस की 2 टाइम्स है, तो बताओ उसके सरफेस पर ग्रेविटी कितनी होगी, निकाल नहीं लेंगे? अच्छा ध्यान से सुनो, यहाँ तो दो फॉर्मूले, एक तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, अगर मास और रेडियस दे रखी है तो फर्स्ट फॉर्मूला, और डेंस दोनों में रेडियस का रिलेशन अलग है। अच्छा मास अगर दे रखा है तो रेडियस इनवर्सली है, और डेंसिटी देखा तो रेडियस। क्लियर है? एनी डाउट? अब ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, ये तो मैं नहीं पूछ रहा, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। हम थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल पे चलते हैं। इस पे क्या लेवल, इसमें कि किसी अर्थ सरफेस पर आपको किसी बॉडी का वेट दे रखा है, किसी बॉडी का वेट दे रखा है, और दूसरे प्लेनेट पर उसका वेट पूछ लिया है, निकाल सकते हैं? सर ये इस टॉपिक का कैसे क्वेश्चन हो गया, समझाता हूं। वेट का फॉर्मूला, जहां जी आएगा वो क्वेश्चन यहां बन जाएंगे। ही पूछे, जी से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। अब जी तो बहुत सारे फॉर्मूले में आता है ना। जैसे अगर बात की जाए एक प्रोजेक्टाइल है, उसके प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल रेंज में जी नहीं आता, हाइट में आता है। किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाए और जो नीचे आता है टाइम पीरियड,
जी आता है। और सिंपल पेंडुलम का टाइम पे है 2π√L/g। इसका मतलब ये हो गया जितने भी चैप्टर फिजिक्स में है और जिस जिस फॉर्मूले में जी आता है वो सारे क्वेश्चन यहां बन सकते हैं। अब मैं सारे क्वेश्चन तो करा नहीं सकता, तो एक क्वेश्चन बता रहा हूं। क्लियर है? नोट डाउन करूं। हाँ जी, आंसर अलग अलग आंसर आ रहे। 16
7। चलिए चेक करते हैं इसको। हाँ जी, वेट का ग्रेविटी के साथ में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसके स्टेप देख लो, वेट का ग्रेविटी के साथ में रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा मान लो अगर यहाँ पर वेट नहीं होता, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता? जी हो जाता। अगर मान लो सिंपल पेंडुलम होता तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√g हो जाता। क्लियर है? ये इसके स्टेप है। बस यहाँ डब्ल्यू है वो चेंज होता रहेगा और ग्रेविटी जो रिलेशन है वो चेंज होता रहेगा। अब इसके बाद का जो रिलेशन लिखना है वो चेक करो क्या क्या दे रखा है प्लेनेट के बारे में। एक तो मास दे रखा है और एक क्या दे रखा है? रेडियस। तो मास और रेडियस के साथ में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r²। यही तो रिलेशन आएगा। अब हम जी को छोड़ के सीधा यहां आ जाएंगे, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r²। ठीक है ना। अच्छा देखते चलना, W मतलब कि वेट ऑन अर्थ सरफेस डिवाइड बाय वेट ऑन प्लेनेट। ऐसे लिखे, वेट ऑन अर्थ सरफेस अपॉन वेट ऑन प्लेनेट इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय मास ऑफ प्लेनेट इनटू रेडियस के साथ में क्या रिलेशन? तो रेडियस ऑन ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करो, आंसर। ठीक है। इन सभी में हमें सिर्फ वेट ऑन प्लेनेट नहीं पता है, बाकी सब मालूम है। तो इन सबकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। वेट ऑन अर्थ सरफेस कितना दे रखा है? 400। 400 डिवाइड बाय वेट ऑन प्लेनेट पता नहीं, इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ प्लेनेट, इनके बीच में रिलेशन दे रखा है। उसने क्या बोल रखा है कि मास जो है अनदर प्लेनेट का वो 1/7 टाइम्स है। मतलब अगर अर्थ का मास me/7 और अर्थ की रेडियस अगर RE है तो प्लेनेट की रेडियस RE/2 का। अब सॉल्व करना है। क्या सॉल्व नहीं कर सकते? ME से ME कैंसिल, RE से RE कैंसिल। सॉल्व करें? हम बताते चलना, 400 डिवाइड बाय इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? 7 का आ जाएगा ऊपर 7, ये तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 कितना आंसर आया? 1600/7 न्यूटन आंसर। क्लियर है? एनी डाउट? अब आ जाओ आगे। मैं इस पे एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन नहीं करा रहा। अच्छा इसको एक और तरीका है फास्ट सॉल्व करने का। ये कैलकुलेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, पर ये उनके लिए जिनकी मैथ्स अच्छी है। W इज प्रोपोर्शनल टू m/r²। ठीक है। अच्छा बताओ, मास कितने टाइम्स है प्लेनेट का? मास 1/7 टाइम्स। और रेडियस कितने टाइम्स है? हाफ टाइम। हाफ टाइम मतलब क्या? 4 टाइम हो जाएगा। तो वेट कितने टाइम्स आएगा? 4/7 टाइम्स आएगा। पहले कितना था? 400। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। हाँ, ये मैं फिर से बोल बेटा, ये उसके लिए जिनकी मैथ अच्छी है, और जिनकी मैथ अच्छी नहीं बेटा भूल जाओ। हाँ बिल्कुल, जिनकी मैथ अच्छी वो इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी ये तरीका उन्हीं के लिए बेटा। ऐसे मत सोच लेना कि सर इसको ये रटन लेते हैं, ये उससे समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा चेंज किया ना फिर आंसर चेंज। चलिए नेक्स्ट, वेरिएशन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये टॉप। तो इसको याद रखना है, और कैसे याद रखना है? साथ साथ सुनते चलना, अभी लिखना बंद कर देना। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुरंत क्लास में याद हो जाना चाहिए। ठीक, आ जाओ उधर। वेरिएशन इन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी में चेंजेस किस किस पर डिपेंड करेगा, कैसे कैसे आएगा? पहले बताओ, ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअल में क्या है? इंटेंसिटी तो है ना। उस प्लेनेट की इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी किस बात पर डिपेंड करती है बताओ? डिस्टेंस पर डिपेंड करती है कि नहीं करती है? अगर हम स्फीयर के बाहर जाते हैं तो इंटेंसिटी कम हो जाती है। क्लियर है कि नहीं? तो इंटेंसिटी हाइट पे डिपेंड करेगी, और डेप्थ में, इनसाइड में भी डिपेंड, हाइट डेप्थ। बाकी दो और आएंगे। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं, 2 न्यूमेरिकल 2 थ्योरेटिकल। तो पहले न्यूमेरिकल वाला सुन लो, उसके बाद थ्योरेटिकल वाला सुनेंगे।
ड्यू टू हाइट मतलब अर्थ सरफेस से हाइट पे जाना, हाइट पे जाना मतलब स्फीयर से दूर जा रहे हैं कि पास में आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ऐसे दूर जा रहे हैं। जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीज करेगी। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आउटसाइड इनसाइड। अब तो देखो यहां लिख रहा हूं एट हाइट, देखो अब एक छोटा सा यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, हम बोलचाल की लैंग्वेज में इसको जी एट हाइट बोल देते हैं। गलत चीज है ये गलत चीज है, क्योंकि जी सिर्फ और सिर्फ कहां डिफाइंड है, सरफेस पे। कहां डिफाइंड है, सरफेस पे। अभी हमने लिखा भी था जी की वैल्यू फिक्स है, जी वेरिएबल है क्या, जी की वैल्यू फिक्स है, जी कितना है 9.8, जी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो वेरिएबल है। लेकिन हम बोलचाल जैसे बोलचाल की लैंग्वेज हम अपना वेट बोलते हैं, वेट क्या बोलते हैं, जैसे मान लो किसी का वेट है 40 kg, वो उसको है तो फिजिक्स नहीं आती, वेट न्यूटन में होता है, वो एक्चुअल में केजी भले बोल रहा है, मास बता रहा है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि वो वेट उसको न्यूटन से कन्वर्ट करने के लिए जी से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हमें समझ में आ जाता है ना। ये बोलचाल की लैंग्वेज जो खराब सी निकलती है। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो हमने लिखा है जी एट हाइट, इसका मीनिंग क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना बड़ा नहीं लिख के क्या लिखा है, जी, सिर्फ समझने के लिए। क्लियर, ऐसे मत समझ, कांस्टेंट कितना है 9. वेरिएबल कौन, एक्सेलेरेशन ड्यू टू, हाँ जी, पूरा इतना बड़ा नहीं लिख के शॉर्ट में लिखा है, इक्वल टू, क्या इसको ऐसा लिख सकता है कि इंटेंसिटी ऑफ सॉलिड आउटसाइड, और आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। आर कौन सा आएगा, सेंटर डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस आर की वैल्यू बता सकते हो आप कितना से, बोलो, जी एम ई अपॉन, ये तो क्या हो जाएगा रेडियस, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, जब भी कोई कैलकुलेशन की जाती है तो कैपिटल जी एम ई और आर ई ये वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है ना, और स्मॉल जी की वैल्यू बहुत छोटी है 10, तो इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल जी में। तो जी एट हाइट इज इक्वल टू क्या आएगा, जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल ये जी क्या है, सरफेस पर जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 या 10, ये क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट, कई बार क्या है, ये एवरग्रीन फॉर्मूला है, किसी हाइट पे भी लग सकता है, किसी भी हाइट पे भी लग अगर है तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करना टफ पड़ जाता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, इसकी कोई कंडीशन नहीं है, इस फॉर्मूले की कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी हाइट पे एप्लीकेबल है, लेकिन कम हाइट पर, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर, उसमें सॉल्व करने में हमें बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। तो उस केस में हम क्या काम करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगाकर एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं। वो कब लगता है, इफ h इज लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ अर्थ रेडियस। अर्थ रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, कितना 320 किलोमीटर, मतलब अगर हाइट 320 किलोमीटर के बराबर है, उससे कम कम हो तो हम एक इसको फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं। तो g एट हाइट इज इक्वल टू क्या आएगा, उसका फॉर्मूला g 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये बाइनोमियल थ्योरम से आता है, सभी को मालूम है। ये कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला है, ये कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला है, इसके लिए हाइट स्मॉल होनी चाहिए, कितनी 320 किलोमीटर के अंदर अंदर, उसकी कोई, अच्छा ध्यान से सुनना आप, सरफेस हम कहां रहते हैं, अर्थ के सरफेस, 10 मतलब कि स्मॉल जी के बराबर। अगर हम हाइट पे जाएंगे तो ग्रेविटी में चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है। बाहर जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होगी, तो ग्रेविटी भी क्या होगी, कम होगी, मतलब चेंजेस मिलेंगे। तो क्या वो कई बार परसेंटेज चेंज पूछ लेता है या फ्रैक्शनल चेंज पूछ लेता है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, ये करते हैं।
तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं, डेल्टा जी अपॉन जी 2h बाई आर ई, कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। कुछ पूछ रहे हैं? स्लो बेटा, फास्ट में दर्द है या वॉल्यूम है? हाँ, फास्ट मूव मुझे में नहीं आ बेटा, अलग अलग चीजें हैं। इसकी और कम करूं साउंड, फिर तो आवाज ही नहीं आएगी बेटा। अभी तो कम करा है। भैया वॉल्यूम और कम, ठीक है? अभी थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर देंगे और मैं थोड़ा धीरे भी बोल लूंगा, फिर आदत नहीं है। फिजिक्स की फैकल्टी है ना, जोर जोर से बोले नहीं तो तुम्हारे दिमाग में जाएगा नहीं। दिक्कत भी तो यही है बेटा, इसलिए थोड़ा तेज बोलना पड़ता है। वॉल्यूम कम कर दूंगा, लेकिन मेरा वो साउंड तो वही रहेगा बेटा बाय डिफॉल्ट। वहां का वॉल्यूम कम करा देता है, वो अपने हाथ में है। आ जाए चले। अजी -2h/r इसी फॉर्मूले से आता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करके -2h/r है। परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, माइनस साइन क्या शो कर रहा है? का पैटर्न चेंज कर रहा हूं। 2h/r डिक्रीज, क्या दोनों एक ही बात है क्या? क्लियर है? इनटू 100 करोगे क्या मिल जाएगा? परसेंटेज चेंज। क्लियर है? सेकंड, ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ मतलब सेंटर से चलना होता है कि सरफेस से? ये सभी को मालूम है ना? और कम कर दूं बेटा, अभी मैं बोला नहीं हूं, मैं वॉल्यूम पे आऊंगा तब बोलूंगा ना। यहाँ पे ठीक है, एक बार मैं वॉल्यूम अपना चेक कर ले, पे ठीक लग रहा है तो ओके। हाँ जी, ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ कहां से चला जाता है? ठीक है, अभी आप बेटा आवाज सही है? क्लियर है? ओके। हाँ जी, डेप्थ कहां से चलना होता है? सरफेस से। सरफेस से अंदर की तरफ चलेंगे डेप्थ होगा, सरफेस से अंदर की तरफ चले और पी पॉइंट पे पहुंचे, ये डेप्थ हमने ले लिया डी। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड कर, अब आपको मालूम होना चाहिए पी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करता है? इस टर्म्स ऑफ डी बताओ। इन इस आर को निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस आर ई, इसमें से क्या माइनस कर दें? स्मॉल आर मिल जाएगा। अच्छा, एट डेप्थ अगर मुझे ग्रेविटी फाइंड करनी है, ग्रेविटी एट डेप्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, ये इसका मतलब है, इज इक्वल टू आई सॉलिड इनसाइड आउटसाइड 0 GME अपॉन RE³ इंटू स्मॉल आर, स्मॉल आर डी, सॉल्व करेंगे इसको, G 1 माइनस D/RE, G एट डेप्थ। इस फॉर्मूले की भी कोई कंडीशन नहीं है, ध्यान से सुनते चलना, ये आगे जाके ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसकी कंडीशन है, इसकी कंडीशन नहीं है, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। हाइट का ये जो फॉर्मूला, इसकी कोई कंडीशन है, डेप्थ का ये जो फॉर्मूला, इसकी कोई कंडीशन है। कंडीशन सिर्फ एक की है, इस वाले फॉर्मूले की, वो भी कंडीशन क्या? एच इज, क्लियर है? आगे बढ़े। अब तो कितना बढ़िया हो कि हाइट ही गिवन हो और जी पूछ ले, इसमें हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन ही पूछता ही नहीं है। क्वेश्चन तो जी देकर एच पूछता है। अब जी देकर एच पूछे, फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? एच तो पता ही नहीं है। सुनाया? ये कंडीशन कब है? जब आपको एच पता हो, वो तो एच पूछ रहा है, फिर कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला है कि फॉर्मूला? ऑप्शन देख लेना, 4 ऑप्शन देख लेना, 4 ऑप्शन अगर RE/2 2RE डिस्टेंस ज्यादा है 320 किलोमीटर से, तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। डेप्थ का, अच्छा इसमें भी निकाल सकते परसेंटेज बेटा, आवाज सही है?
डेल्टा जी एट डेप्थ अपॉन जी कितना आएगा, माइनस डी बाई आर ई, डी बाई आर ई डिक्रीज, माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिक्रीज को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। अब 2 पॉइंट और है, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है, उसको कंप्लीट करेंगे। थर्ड, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, क्या अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है क्या, टाइम पीरियड? अर्थ रोटेशन करती है क्या अपने एक्सिस के अलाउंग, टाइम पे, है ना, 1 डे, और सन के अराउंड जो रिवॉल्व करती है 365 डेज बनी, ठीक है। तो अपने एक्सिस पर रोटेशन की वजह से भी ग्रेविटी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट अगर रिवॉल्व हो रहा ओमेगा से, तो जो सरफेस पर जो ग्रेविटी मिलती है, सरफेस पर ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, जी, ऐसा बोलो राइट, जी, है ना, सरफेस पर ग्रेविटी कितनी होती है, जी, उसमें हमने इसका रोटेशन इन्वॉल्व नहीं किया है, सिंपल जीएम बाई आर इसको से बताया है। लेकिन अगर मान लो उसके अर्थ के रोटेशन को इन्वॉल्व करें, तब जो जी इज इक्वल टू मिलता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर फाई लैम्डा, कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो फाई है, इस फाई का नाम होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या हो, ध्यान से देखना, मान लो ये इसका इक्वेटर है, अर्थ का इक्वेटर है ये, ठीक है, इक्वेटर से कितना एंगल बनाता है उसको कहा जाता है लैटिट्यूड। अब ये हमारे लिए अननोन नहीं है, ये हमने बचपन था इसको, लेकिन क्या कभी इसको समझा नहीं था, क्यों, जहां पढ़ा था वो समझ में नहीं आता था। लेकिन हाँ, जो प्लेन उड़ाते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है, इसके बिना प्लेन नहीं उड़ाया जा सकता। जैसे अपन गूगल मैप में कोई जगह सर्च करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस जगह का एड्रेस डालते हैं, तो वैसे ही प्लेन जब उड़ाया जाता है तो उनका जो मैप है उसमें जिस जगह जाना होता है वहां उस पॉइंट का लैटिट्यूड डाला जाता है, वो डिग्री मिनट में आता है, जो हमने बचपन पढ़ा था। अब मुझे बेटा उसका बस इतना था, हर जगह का अपना अपना लैटिट्यूड होता है। जैसे अगर बात करें इक्वेटर के लिए, इक्वेटर के लिए फाई है ना, और पोल के लिए फाई कितना आएगा, और हमें 2 ही याद रखना है, बाकी याद करने नहीं। कितनी अच्छी बात है, बाकी पूछते नहीं है। मतलब तुम्हें समझ आ रहा है कि नीट के अंदर सबसे अच्छा काम क्या है, जो टफ टफ है उसे साइड में करते चलो, वो पूछना ही नहीं है। डॉक्टर बनाना है हमें, है कि नहीं, डॉक्टर बनाना जरूरी है। क्यों, लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है वैसे बीमारियां बढ़ रही है, तो डॉक्टर नहीं मिल रही, एक एक पेशेंट देखने बैठ जाता है पर डे, तो उन्हें डॉक्टर बहुत सारे चाहिए, तो सिलेबस क्या करता है, बहुत कम और टफनेस हटा देते हैं। ताकि डॉक्टर बने, ठीक है। जोक से बाहर आओ बेटा इधर। अजी, ये जी डैश और जी, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये जी क्या है, जो सरफेस पे है वैल्यू 9.8, ये जी डैश क्या है, रोटेशन की वजह से। अब जो सरफेस पर जी आया है वो क्लियर है। अच्छा, रोटेशन की वजह से जो ग्रेविटी है सरफेस पर वो पहले के रेस्पेक्ट में कम आ रही है कि ज्यादा आ रही है, ठीक है। एट इक्वेटर, एट इक्वेटर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी, अगर पॉइंट यहां पे आ जाए, इक्वेटर है और ये क्या है, पोल है, तो अगर ये पॉइंट यहां जाएगा तो फाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 डिग्री। फाई की वैल्यू 0 0, यहां रखो कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 0, जी एट इक्वेटर इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ए। बट मैं बीच में चेक करता हूँ कि सो रहे हो कि नहीं सो रहे। अगर कोई आदमी सो रहा होता ना, फिर जो टीचर बोले ना आ एट पोल फाई की वैल्यू कितना आएगा, 90,
तो G एट पोल इज इक्वल टू G माइनस कॉस स्क्वायर 90। मतलब पोल पर G में कोई इफेक्ट पड़ा क्या? नहीं पड़ा। अब मतलब पोल पे ज्यादा है कि इक्वेटर पे? पोल पे G की वैल्यू ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? इन बेसिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अगर मैं रोटेशन को इंक्लूड नहीं करता हूं तो G ऑन एट पोल और इक्वेटर सेम ही आता है, क्योंकि वो सेम ही तो है, सरफेस से बोला जाएगा। ये बात सबको क्लियर है? अब इस जाता है वो क्वेश्चन क्या है, फ्री फॉल या हम बोले वेटलेसनेस को कह सकते हैं, है ना? होता है जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो अगर वो क्वेश्चन बनता है, पोल पे नहीं बन सकता, पोल पे नहीं बन सकता, क्योंकि पोल पे आपको वेटलेस फ्री होगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो ग्रेविटी है। ठीक, वो कहां हो सकता है? इक्वेटर पे। और जब भी आपको वेटलेसनेस पूछा जाता है तो दिमाग यूज ज्यादा नहीं करना, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू 0। जी इफेक्टिव 0, वेटलेसनेस। वैसे 4 चीजें आती है, वो लास्ट में पढ़ाऊंगा, लास्ट में टॉपिक आता है वेटलेसनेस, पर क्वेश्चन यहां ही है तो यही बता दूंगा। यहां तक क्लियर है? कभी भी वेटलेसनेस, फ्री फॉलिंग, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो जी इफेक्टिव को क्या कर दो? 0 कर दो। अब जी इक्वेटर पे कितना है? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रही है, इसकी वैल्यू क्या कर दो? 0। 0 करूंगा तो क्या आ जाएगा? ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन कैसे बोलता है, अर्थ किस ओमेगा से रोटेट हो, अर्थ किस ओमेगा से रोटेट हो कि इक्वेटर पर वेटलेसनेस कंडीशन आ जाए। समझ आ गया? वो जो भी वैल्यू है कि निकाल लेंगे, है ना? और वैल्यू भी बहुत सिंपल सी है, लेकिन वो प्रेजेंट वैल्यू की कितने टाइम से, प्रेजेंट वैल्यू का ओमेगा कितने, अब मैं प्रेजेंट वैल्यू याद नहीं, तो ये लिखा दूंगा 17 टाइम्स होती है। रिजल्ट है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखाऊंगा। याद क्लियर? देखो अभी थ्योरेटिकल पॉइंट आया नहीं बेटा, ये कोई नहीं पूछने वाला कि जी इक्वेटर कितना होगा, जी पोल कितना होगा, ये क्वेश्चन नहीं। मैंने पहले बोलता न्यूमेरिकल पार्ट है ही नहीं यहाँ पे, एक ही न्यूमेरिकल पार्ट आता है वेटलेसनेस कंडीशन, बाकी ये कोई नहीं पूछने वाला कि किस एंगल पे कितना होगा। इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। आपको क्या समझना है, इक्वेटर और पोल में कहां कम है, बस इतना याद करना है। अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ, सॉरी इक्वेटर से पोल की तरफ चलेंगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, बस ये समझना है। ठीक है, हमेशा ऐसा ही नहीं पूछे, इधर से भी पूछ सकता है कि पोल से इक्वेटर चले तो जी की वैल्यू, शाबाश, क्लियर। नेक्स्ट, ये नहीं लिखा, लिखो फटाफट, इतना स्लो मत चलो। ये तो जब मैं क्वेश्चन लिखा था तभी जगह छोड़ दी थी। अरे बेटा वो तो जब क्वेश्चन लिखा था उसकी जगह छोड़ दी थी, इसके ये तो लिख दिया, ये लिखा है कि नहीं? तो बेटा यही तो मिटा रहा था, पूरा तो ना मिटा रहा था। बहुत स्लो बेटा, हद से ज्यादा स्लो। अरे आप लिखो बेटा, आपको क्या प्रोसेस है, एक टाइम पे एक ही काम करना है, या तो लिखेंगे लिखेंगे, उसमें सर बोलेंगे तो सुनना बंद। खैर छोड़ो, लिखो बेटा लिखो। मैं एक क्लास में 4 बार बोर्ड भरता हूं, ऐसे 4 बार। 2 बार में रुक रहे अपन, टाइम भी हो जाएगा, हो ही गया बेटा। इसको रब कर रहा हूं ना, एक पार्ट रह गया, 4th पार्ट, उसको तो बता दें, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे अपन। ठीक है, 4th पार्ट, अरे तो 2 सेकंड का है। ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, सिंपल सा है। शेप जनरली कैसा मान के चलते हैं? स्फेरिकल। हाँ, मुंडी बोर्ड पर हरी, ये मैंने अर्थ को स्फेयर मान रखा है। स्फेयर की रेडियस हर पॉइंट पर सेम होगी, डिफरेंट होगी। जैसे अगर मैं इसको पोल मानता हूं, ये पोल है और ये क्या है? इक्वेटर। तो आर एट पोल और आर एट इक्वेटर सेम होगा। किस केस में? स्फेरिकल के केस में। लेकिन अर्थ का सिर्फ स्फेरिकल
होता है। अब देखो क्या चेंज हो रहा है, ये देखना क्या चेंज हो रहा है। हाँ, रेडियस भी चेंज नहीं हो रही है। इक्वेटर पे चेंज हुई है। इक्वेटर पहले से क्या हो गई है, बढ़ गए। आर इक्वेटर, हाँ जी, आर इक्वेटर और आर पोल में से कौन ज्यादा? इक्वेटर ज्यादा है। ठीक है, अच्छा जो हमने बात की थी 9.8 जी, वो चेंज होगा कहां पे? पोल पे? पोल पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि पोल पे रेडियस कम ज्यादा नहीं हुई है। कम ज्यादा कहां हो रही है? इक्वेटर पे। पोल पे तो कितना रहेगा, वो जी रहेगा 9.8, है ना। अच्छा, जी एट इक्वेटर और जी एट पोल, रेडियस का रिलेशन जो होगा, क्या वही जी का रिलेशन आएगा? तो कैसा रिलेशन आएगा? तो कहां ज्यादा मिलेगा? तो चाहे शेप की वजह से चेक कर लो, चाहे रोटेशन की वजह से चेक कर लो, जी कहां ज्यादा मिलेगा? पोल पे। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनो। एक पर्सन चेक कर रहे हैं, है ना, जिसका वेट हम चेक कर रहे हैं वेइंग मशीन से, है ना, और वो इक्वेटर से है तो उसका वेट बढ़ेगा, और पोल से अगर इक्वेटर की तरह है कम होगा। ठीक है, फिर से वही चीज बात होगी, जिस भी फॉर्मूले में जी आएगा वहां के क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। जैसे एक पर्सन है, सिंपल पेंडुलम लेके चल रहा है और उसका टाइम पीरियड चेक कर रहा है। एक पर्सन सिंपल पेंडुलम लेके चला, उसका टाइम पीरियड चेक कर रहा है, कहां से कहां? इक्वेटर से पोल की तरफ। क्या इफेक्ट पड़ेगा? जी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड। अब ये क्वेश्चन पूछे तो बहुत बढ़िया बात है, वो तो पूछा स्लो हो जाएगा कि फास्ट हो जाएगा। अब ये बताओ, टाइम पीरियड क्या हुआ, कम हुआ कि बढ़ गया? कम हो गया। टाइम पीरियड कम हो गया तो फास्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्लियर है? मतलब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे फिर, टाइम पीरियड का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा हाँ, याद रखना कौन सा पेंडुलम है? स्प्रिंग पेंडुलम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला? 2π√m/k डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी। क्लियर है? एनी डाउट? अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे लिखूंगा मैं, और क्वेश्चन लिखने से काम नहीं चलेगा, समझना इसको, ठीक है, ध्यान से सुनो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, 3-4 पॉइंट है, मैं अभी सिर्फ एक ही बता रहा हूं जो इससे रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक शुगर की बात करें, एक फेमस क्वेश्चन है, शुगर का अगर वेट की बात करें, है ना, 1 kg, क्वेश्चन सुनना, सिर्फ एक वर्ड चेंज करते हैं क्वेश्चन का आंसर चेंज आता है। 1 kg शुगर का वेट कहां ज्यादा होगा? 1 kg शुगर का वेट कहां ज्यादा होगा? पोल पे कि इक्वेटर पे? पोल पे ज्यादा होगा। सेम कैसे होगा बेटा? m×g है ना, तो g कहां ज्यादा है तो वेट कहां ज्यादा मिलेगा? ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, आपने अगर वर्ड सुनोगे ना तो सुनो, मैंने यहां मास देकर वेट पूछा है। 1 kg क्या है? मास। पूछा क्या है? वेट। क्या? तो वेट कहां ज्यादा मिलेगा? इज मोर एट पोल। ठीक है, अब सुनना, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या? वेट की मास? मास। क्वांटिटी मतलब हो गया मास। अब एक क्वांटिटी पूछ लेता है, कैसे? 1 kg वेट शुगर, 1 kg वेट, ये क्या है? वेट। 1 kg वेट शुगर की क्वांटिटी कहां ज्यादा होगी? इक्वेटर की पोल पे। चेक करें बेटा, अभी रुको, सेम कहीं भी नहीं आंसर। आओ चेक करें, लाओ इधर। इसमें हम, हाँ बिल्कुल सही है, यहां क्या चीज सेम रख रहे हैं? मास, और वेट चेंज हो रहा है। ठीक है, इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं? वेट को क्या कर रहे हैं? सेम रख रहे हैं। 1 kg वेट मतलब क्या हुआ? वेट फिक्स कर दिया आपने, और अगर वेट फिक्स कर दिया है
तो मास मतलब कि क्वांटिटी का रिलेशन इज इनवर्सली, कौन सा फॉर्मूला है, W इक्वल टू एम जी, एक तो फॉर्मूला है। तो क्वांटिटी रिलेशन जी के साथ में क्या आएगा, इनवर्स। क्वांटिटी आपको ज्यादा कहां मिलेगी, क्वांटिटी इज मोर एट इक्वेटर। सबको क्वेश्चन समझ आया ये, एनी डाउट? अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म नहीं हुए है ना, 3 और है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और बेटा अगर मेरी बाई चांस 4th क्लास आती है ना, तो माइंड सेट करके करना, 1 बजे नहीं छोड़ूंगा। 1:15 बजे 1:15। ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी एंड में पड़ेगी, वो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपकी स्पीड हो जाएगा बेटा काम। ठीक है, होमवर्क दे दें आपको, लाओ।